माय नेम है शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज का 17 जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जिसमें हम G20 समिट के से जुड़ी हुई कुछ चीजों को समझेंगे और जियो पॉलिटिक्स के कुछ एस्पेक्ट कवर किए हैं इस आर्टिकल में। दूसरा है ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, जो ये तमिलनाडु गवर्नर का जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बताई गई हैं, संविधान से जुड़े हुए आर्टिकल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। GS2 के लिए, ये GS3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। GS3 के लिए उसके साथ साथ हमारे मेंस प्रिपरेशन प्री को भी कवर करता है। और थर्ड है नेपाल हैज टू मेनी एयर क्रैशेस, ये एक डेटा पॉइंट है द हिंदू का, उसको देखेंगे। फिर चैट जीपीटी के बारे में कुछ चीजें हैं उसको भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। India must amplifies views of the global south as president of the G20 summit. तो क्योंकि हम 9 सितंबर से G20 की प्रेसिडेंसी का आगाज करेंगे और इंडिया सेंटर में भी है इस न्यूज को लेकर के, तो इस स्टेज को इनकैश कराना ही चाहिए, या फिर स्टेज को अपनी बात को आगे ले जाने के लिए इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए उसके बारे में रेफरेंस दे रहे हैं। द इंडिया समिट फॉर डेवलपिंग नेशंस कॉल्ड द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। सो जिसको कहा जा रहा है गवर्नमेंट समिट फॉर डेवलपिंग नेशन, ध्यान दीजिएगा, जो G20 का एंड इट्स एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप लेवल G20 इवेंट, तो डेवलपिंग नेशंस का इसको गवर्नमेंट समिट माना जा रहा है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं उनकी वॉइस को रेफर करते हुए बात कही जा रही है। पता होना चाहिए हमें कि ग्लोबल साउथ में कौन से देश है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप भी सर्च करिए। एज इट्स फर्स्ट बिग लीडरशिप लेवल G20 इवेंट, ठीक है, क्योंकि G20 का इवेंट है, सारे देश होंगे उसमें, तो उसको आगे ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे ले जाने के लिए इंडिया एक बिग स्टेप उठा सकता है। इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिग्नल, ठीक है। It is also a departure from New Delhi's looking towards a high table of global leadership. और ये डिपार्चर है, शुरुआत, मतलब कि यहाँ से निकलना है और पहुंचना। ध्यान दीजिएगा, डिपार्चर का मतलब किसी जगह को छोड़ के किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बात हो रही है। तो न्यू दिल्ली जो अभी तक हमारा जो देश है, लुकिंग टुवर्ड्स, जो देखेगा आगे के लिए, पहुंचना कहाँ है, टुवर्ड्स द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। ग्लोबल लीडरशिप का मतलब जिसको हम UN में परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं, G7 में अपनी बात को रखने की बात करते हैं, वहां की बात हो रही है। इन्वॉल्विंग इट्स रिलेशनशिप विद द UNSC P5, परमानेंट जो 5 मेंबर्स है उनकी, और G7 के देशों के साथ अपनी बात को इन्वॉल्व करना, रिलेशनशिप बनाने को लेकर के इंडिया लुकिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ देख रहा है, और हाई टेबल है ये उनके लिए, ठीक है। Now, to focusing on a more just view of the world and how the developing world is being affected by the global inequities. तो उन देशों के सामने रखना, फोकस करना, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो कैसे इफेक्ट होता है ग्लोबल इनइक्विटीज की वजह से, उन चीजों को सामने रखने पे भी इंडिया आगे अपनी बात को रख सकता है, देख सकता है और आगे प्रोमलगेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े देशों में, जैसे अगर हम बात करें WTO की, उसके डिसीजन को लेकर के, अभी हमारा कोप की मीटिंग हुई है, तो इकोसिस्टम को लेके, एनवायरनमेंट को लेकर के, SDG के गोल्स को लेकर के, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इन बड़े देशों का बोलबाला है। तो इनकी द्वारा करे हुए इनइक्विटीज का मतलब, जो ये करते हैं, जो अपने देशों की भलाई के लिए करते हैं और दूसरे डेवलपिंग देशों को पीछे छोड़ देते हैं, ये तो कोई इक्वालिटी हुई नहीं ना। तो उस केस में उन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए, जिससे ग्लोबल जो डेवलपिंग देश हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, उसकी तरफ से इंडिया एक बड़ी आवाज उठा सकता है। In his opening remarks at the virtual summit, Prime Minister Narendra Modi explained the reason for the shift, how challenges of the COVID pandemic, rising price of fuels, fertilizers and food grains, जो अभी उनकी बात, अभी उन्होंने ग्लोबल समिट हो रहा था जिसमें उन्होंने इस बात को रेफर किया, भी कुछ वर्चुअल समिट जो हुआ उसमें उन्होंने बात बोली थी कि चैलेंजेस क्या क्या है हमारे सामने कोविड पेंडेमिक के बाद की, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए रिसेशन का, जो आज न्यूज भी आई है। उसके साथ ही साथ राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और ये
क्योंकि अगर प्रेजेंट के हाल से आप देखें तो चाइना इसके लिए बड़ा कंट्रीब्यूटर है कोविड की सिचुएशन को क्रिएट करने में, बट वो डेवलप नेशन में नहीं आता है अभी भी। बट क्योंकि उसका उसका कंट्रीब्यूशन यूएन में है, परमानेंट यूएन का परमानेंट मेंबर है चाइना, उस लिहाज से तो आता है। सो उस केस में भी आप देखें तो इस जो एशिया में उसका इम्पैक्ट और बाकी देशों से लेके उसका इम्पैक्ट, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ रहे हैं, फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जब फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो आसपास से जुड़े हुए सारी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये चैलेंजेस है हमारे सामने। एंड इंक्रीजिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन, और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है रशिया यूक्रेन की वजह से, हैव इम्पैक्टेड आवर डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो इसकी बात उन्होंने वर्चुअल समिट में कही भी थी, और इस बात को भी कंसिडर करते हुए इंडिया इस स्टेज पे जाकर के क्वेश्चंस रेज कर सकता है। Now, External Affairs Minister S. Jaishankar too spoke of India's need to envision a common future with the Global South and acknowledge India's common post with the Global South, many of whom have suffered colonialism. वो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों में इंडिया भी उन देशों में से एक है जहां जिसने कॉलोनिज्म को फेस किया, और उसके साथ उसके बाद की कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया एक बड़ी सेंटर पॉइंट बन सकता है, इसी बात को वो हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे ईएएम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी इस बात को हाईलाइट किया। Over 10 different sessions, India and representatives of 125 countries of 130 of the 134 that make up G77, जिसमें जो 10 different sessions हुए इंडिया और representatives को लेकर के, और एक जो 125 देश के representatives थे, जिसमें से of the 134 that make up G77 की ग्रुप में भी में बहुत सारे देश इसमें जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, जो G20 का भी पार्ट है। Agreed that the key issue include of fragmentation of the international landscape, shortage in grain export, oil and gas, fertilizer as a result of Ukraine war and terrorism। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूक्रेन वॉर की वजह से बनकर के सामने आ रही हैं, और आतंकवाद की वजह से भी इन सब चीजों को का ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हम लोग को फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें एक बात और भी कही गई कि जो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच जो मोदी जी ने कही है, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को लेना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन काउंटरिंग द वर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड व्यू ऑफ द एक्सपीडिएटिंग क्लाइमेट चेंज गोल। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच सभी देशों को अपनानी चाहिए, जो उन्होंने समिट में कहा। और जो फर्स्ट वर्ल्ड व्यू, फर्स्ट वर्ल्ड के जो देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं अधिकतर, उनको भी जो अपनी क्लाइमेट चेंज गोल्स को एक्सपीडिएट करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है, और इमिग्रेशन का जो इशू है, वर्क मोबिलिटी फॉर स्किल पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल साउथ एंड रेजिलिएंट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस है, इन सारी चीजों को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच रखेंगे तो हम वो नियम बना पाएंगे, ऐसे रेगुलेशन ला पाएंगे जो सबके लिए बेटर है। पर अगर सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड देश जो डेवलप देश हैं, अगर उन्हीं की बात से आगे जाती रहेगी, जो P5 और G7 के देश हैं, तो ये जो बाकी के मुद्दे हैं, WTO का मुद्दा है, क्लाइमेट का मुद्दा है, एमिशन का मुद्दा है, रिन्यूएबल एनर्जी का मुद्दा है, ये सब पीछे रह जाएंगे। Now, the summit appears to mark a reset in India's foreign policy outlook in its year at G20 president, one which has made the government reclaim the true meaning of non-alignment in the। अब ये भी कह रहा है आर्टिकल कि जो G20 की प्रेसिडेंसी के बाद जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो रीसेट हो सकती है। इसका मतलब फिर से शुरू हो सकती है, और हम ये समझ पाएंगे कि जो हम जो रिक्लेम करते हैं उसको रिक्लेम कर पाएंगे, जो ट्रू मीनिंग है किसकी, हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे जोर देते हैं हमेशा से, हमारा जो मूवमेंट रहा है इंडिया का। जब हम इसके ट्रू मीनिंग को रिक्लेम कर पाएंगे, G20 की समिट से ऐसा लगता है अपीयर कर रहा था, और इंडिया फॉरेन पॉलिसी भी का जो आउटलुक है G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर के, वो भी सामने आएगा, वो कह रहे हैं। नाउ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जो भी हैं, उन्होंने क्यूबा की विजिट की थी, took over G77 chairpersonship, ग्रुपिंग इंडिया हैज जिसको इंडिया ने अलग किया हुआ है, नहीं मानते उसको। उसके लिए उनको चेयरपर्सनशिप मिली, बड़ी चीज है। और अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी रिपब्लिक डे में बुलाया जा रहा है, इसका भी इम्पैक्ट देखने वाला होगा, ये आर्टिकल कहता है। और उसके साथ ही साथ समिट में ये भी बोला गया कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अलग किया जाए,
इसको मेंशन किया गया। इवन देन जबकि म्यांमार में जो जुंटा रिजीम है उनके जो हेड है उनको तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हम, लेकिन एक्सेप्ट किया है, लेकिन जुंटा के अगेंस्ट जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाया हमारे लिए। तो वो कह रहे हैं कि हमने म्यांमार को तो इंक्लूड किया है अपने साथ, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक्सक्लूड करने की बात इस समिट में कही गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस आर्टिकल के, और ये इसके साथ कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। फॉर इंडिया टू बी हर्ड एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और एट द G20, it must reflect on the aspirations of the other nations and amplify them. So इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि G20 के हवाले से आपको जो भी न्यूज मिलती है एक नए फोल्डर में आप ऐड करते चलिए, जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको ऐड करते चलिए, क्योंकि ये एक बड़ा पैराडाइम चेंज हो सकता है आने वाली जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में भारत के लिए। इसके लिए एक नया फोल्डर बना लीजिए, और मेंस के GS3 में इसके लिए इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ प्री में ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है, कौन से देश आते हैं, साउथ साउथ पॉलिसी क्या है, WTO में इंडिया का रोल क्या है, क्योंकि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट G20, तो क्वेश्चन तो यही से बन जाता है ना मेंस के लिए। तो जब मेंस के लिए इंपॉर्टेंस है, तो जो चीजें हमने ऊपर देखी वो सब हमारे लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि P5 क्या है, G7 के देश कौन कौन से हैं, और G20 में कौन कौन से देश आ रहे हैं हमारे, और भी ऐसे आसियान करके हमारा जो है ग्रुप है, उसमें भी हमारी पोजिशनिंग क्या है। साथ ही साथ हमारे जो SCO अभी CPEC को तो हमने मना कर दिया, वैसे हमने रिजेक्ट कर दिया है, CPEC को नहीं माना। उसके साथ ही साथ SCO एक समिट है, उसमें क्या रोल है हमारा, आसियान में क्या रोल है, और उसके साथ हमारे ऐसे बहुत से छोटे छोटे हमारे अग्रीमेंट है देशों के साथ, उसमें इंडिया का रोल क्या है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो जो हमारा तमिलनाडु में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये जो चीज शुरू हुई है जो घटना घटी है उसके बाद से हर दिन एक ना एक आर्टिकल आ ही रहा है, जो जो अच्छे रिनाउंड लोग लिख रहे हैं। उनमें से एक PDT आर्चरी भी हैं, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के। उन्होंने आर्टिकल लिखा है, काफी इंफॉर्मेटिव है। जैसा कि इसमें लिखा है, विच हैज स्ट्रिप्ड अप अ हॉनेस्टनेस, मतलब कि हॉनेस्टनेस का मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है, और ये कंट्रोवर्सी वैसे ही है, उसके बाद जो इफेक्ट होता है वो चले आ रहा है। तो पैराग्राफ इन क्वेश्चन रेफर टू ड्रेविडियन मॉडल। एक्चुअली क्या हुआ था कि ड्रेविडियन मॉडल को लेके तमिलनाडु के गवर्नर की जो ओपिनियन है वो काफी इंप्रेसिव नहीं है, उनको नहीं लगता है ऐसा कुछ, और ज्यादा ही कोई उनका कनेक्ट भी नहीं है, उसमें कोई इमोशनल कॉन्सेप्ट या लिंक नहीं है, जो कि ठीक है, पर्सनल चॉइस है वो, दैट इज फाइन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के आधार पे या प्रैक्टिसेस के आधार पे सही नहीं था कि उनको जो चीज पसंद नहीं आई स्पीच में बोलने से, उन्होंने इसको डाइवर्ट किया, और बाद में जब उसको थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश करी, मिस्टर स्टालिन ने, वहां के जो CM है, उसको कवर करने की कोशिश करी, तो उन्होंने वॉकआउट किया। ये जो परंपरा उन्होंने तोड़ी है, ये काफी कंट्रोवर्सी में आ गई है, और वो कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 176 बोलता है कि गवर्नर टू मैंडेटरली एड्रेस द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर एंड टू इन्फॉर्म देम ऑफ कॉजेज ऑफ इट्स समन्स, कि मैंडेटरी है कि गवर्नर को पहला सेशन लेजिस्लेचर का एड्रेस करना होता है हर साल, और ये उसके समन को भी इन्फॉर्म करना होता है सदन को। Clause 2 says that the legislature will discuss the matters referred to in such an address, और इसमें होता है कि जो मैटर होते हैं वो भी डिस्कस होते हैं इसी एड्रेस में। The address here means a complete address and not a truncated or garbled version, मतलब जैसा जो स्पीच अप्रूव होती है, मुद्दे उसमें लिखे होते हैं, सरकार के मुद्दे, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं, वो डिस्कस होती हैं, ऐसा नहीं कुछ भी आपने स्किप कर दिया और कुछ भी बोल दिया। तो ये जो चीज हुई वो सही नहीं हुई, इसीलिए इसको इतना बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आर्टिकल 175 कहता है कि गवर्नर जो है डज नॉट स्पीक अबाउट एनी डिस्कशन ऑफ कंटेंट ऑफ सच एन एड्रेस, बट आर्टिकल 176 रिक्वायर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स कंटेन गवर्नर्स एड्रेस। वो कहता है कि 175 की बात कर रहे हैं, डज नॉट स्पीक एनी डिस्कशन ऑन द कंटेंट, ऑन उसकी जो कंटेंट होता है उसके बारे में कोई डिस्कशन ना हो जो एड्रेस करता है गवर्नर। पर 76 ये कहता है, 76 आर्टिकल, कि डिस्कशन ऑन द मैटर्स कंटेन इन द गवर्नर्स एड्रेस, वो कहता है कि हाँ डिस्कशन करना चाहिए उसके एड्रेस पे। दोनों नियम दिए गए हुए हैं। द रीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सच अ डिस्टिंक्शन इन टू एड्रेसेस बाय द
same constitutional authority, namely the governor to the same member of the legislature, is that the address under 176 contain the policies and program of the अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 176 कहता है डिस्कशन ऑन द मैटर्स कंटेन इन द गवर्नर एड्रेस। जो भी गवर्नर एड्रेस करता है लेजिस्लेचर को, जो भी का मतलब जो कहता है अपने एड्रेस में, उसके ऊपर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में। उस केस में ये इतना इम्पोर्टेंट एड्रेस है जो पॉलिसीज को लेकर के है, प्रोग्राम्स को लेकर के है, उसके ऊपर डिविएशन करना सही नहीं है, क्योंकि वो जो भी करता है उसके बाद सारा दारोमदार वहां की गवर्नमेंट पे आ जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गवर्नर और जो काउंसिल है और या लेजिस्लेचर है मिल करके ही कानून मिल करके ही सरकार बनाता है, तो उसके ऊपर गवर्नर उस चीज से डिविएट नहीं कर सकता। ये ऐसा नियम, ऐसा रूल भी है और साथ ही साथ ऐसी परंपरा भी है। Now legislature of its major legislative programs for that year, इसका और जो इस एड्रेस में होता क्या क्या है कि जो स्पेशली जो पॉलिसीज होती हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं सरकार के, वो हाईलाइट किए जाते हैं, उन पर डिस्कशन होता है, ठीक है, जिसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, इसी चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि आर्टिकल 176 इज द एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। It does not contain any of the personal views of the governor, but only the policies and the programs of the elected government. हो सकता है कि किसी गवर्नर को सरकार की पॉलिसी में कोई खासा, मतलब इनडायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ना भी हो, पर क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट है और सरकारी डिस्कशन है, तो उस केस में उसके पर्सनल व्यूज का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। So by willfully not reading certain portion of the address, the governor has gone against the mandate of Article 176, क्योंकि उन्हें कोई पोर्शन पसंद नहीं आया और स्किप किया जो आर्टिकल 176 को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली बात है या उसके अगेंस्ट जाने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि गवर्नर कैन नॉट विलफुली स्किप पैराग्राफ, विलफुली अपने पैराग्राफ को स्किप नहीं कर सकता, because the constitution does not permit him to disagree with the matters contained in the address or interpose his own views therein, ठीक है। तो वो डिसएग्री नहीं कर सकता और अपनी व्यूज को अपने मन के हिसाब से किसी पैराग्राफ को स्किप नहीं कर सकता। ही कैन ऑल्सो सेंड द बिल फॉर द, अच्छा बिल के ऊपर कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले केरला में केस उठा था बिल को लेकर के, तो आर्टिकल 200 के हिसाब से बता रहे हैं कि क्लियरली शोज दैट द गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल एंड दस फ्रस्ट्रेट द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज डन बाय असेंबली। वो जान की शोज द गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल एंड दस फ्रस्ट्रेट, कि वो कह रहे हैं कि जब तक वो चाहे किसी बिल पे वो बैठ नहीं सकता है, उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो सेंड द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन सम रेयर केसेस, कुछ केसेस में वो बिल प्रेसिडेंट को भेज सकता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इस लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज को रोकने के लिए उसके ऊपर बैठ नहीं सकता। In Britain, it is unconstitutional for the king to withhold assent to a bill passed by the parliament. और ब्रिटेन में ऐसा नियम भी है कि राजा अगर कोई ऐसे बिल को अपहोल्ड कर विदहोल्ड करता है, रोक कर रखता है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। ये तो खैर ब्रिटेन का रूल है, हमें पता भी होना चाहिए, पर फिर भी हमारे यहाँ के हिसाब से भी ऐसा ही सिमिलर रूल हमारे संविधान में भी है। The governor has suddenly become proactive. वो कहना चाह रहे हैं कि हाल के समय में क्या हुआ है कि गवर्नर सडनली प्रोएक्टिव हो गए हैं एंड हैव बिगन टू ओपनली चैलेंज एंड क्रिटिसाइज चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फर्क यहाँ पे ये है कि जो हमारी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाते हैं और चुन करके जनता उनको जो भेजती है, और उसके लिहाज से गवर्नर को उनको उनको ओवरराइड करने का अधिकार संविधान नहीं देता, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं इस आर्टिकल से। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने कोट करी है बी.आर. अम्बेडकर के हवाले से। सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन principle the same as we intend that it should be, that the governor should be a purely constitutional governor with no power of interference in the administration of the province। उन्होंने कहा था कि अगर हम संविधान, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन प्रिंसिपल, अगर संविधान नियमों में रहे एज द सेम एज वी इंटेंड, जैसा कि हम चाहते हैं, इट शुड बी, रहेगा, रहना चाहिए, द गवर्नर शुड बी अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर, सिर्फ संवैधानिक तरीके से वो गवर्नर है, विद नो पावर, कोई पावर नहीं है उसके पास, ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करने की, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द प्रोविंस, मतलब जो प्रोविंस मतलब अब राज्य ले सकते हैं,
कि उसके प्रशासनिक कामों में इंटरफेरेंस करने का अधिकार गवर्नर को नहीं है। और जो कि वो कह रहे हैं कि 176 इस बात को कहता है कि वो जो पढ़ता है एड्रेस, उसको उस पर डिस्कशन डिबेट होती है, डिबेट नहीं डिस्कशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उस केस में आपको उससे डिबेट करने का जो का राइट नहीं है, ऐसा ऐसा संविधान बताता है, एक्सप्लेन करता है, और नहीं करना भी चाहिए संवैधानिक मर्यादाओं के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका जिस्ट था इस आर्टिकल का। और इस यहाँ पे केस भी वो रेफर कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड इन शमशेर सिंह के सैड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम एट प्रोवाइडिंग अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट बाय अलाउिंग द गवर्नर टू गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस आर्टिकल, इस केस को आप रेफर कर सकते हैं, GS2 में इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। शमशेर सिंह केस में उन्होंने कहा कि हम दो पैरेलल सरकारों को नहीं बना सकते, ये अलाउ करके कि गवर्नर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट चला जाए। अगर गवर्नर को भी उतने राइट होंगे और सीएम को भी उतने ही राइट होंगे, तो एक ही स्टेट में दो पावर क्रिएट हो जाएंगी ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चल रहा है LG और सीएम के बीच। तो ये जो डिस्प्यूट काफी समय से चल रहा है, मैं तो 10 साल से सुन रही हूँ उस चीज को, अब वो और आगे फिर आ गया है। तो उस केस में आप देखिए ना, एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी शमशेर सिंह केस में। आप इसको उसको कोट कर सकते हैं मेंस राइटिंग में। Now, the mandatory address the governor of a state makes under Article 176 is about only the policies and the program of the elected government. So, willfully not reading certain portions goes against the mandate of said article. आर्टिकल कहता है कि अगर आप जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं, कोई चीज स्किप करते हैं, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो उसमें होती हैं, जो एड्रेस में होती हैं, आपको पढ़नी है, तो वो अगेंस्ट चला जाता है संवैधानिक परंपराओं के, और अभी तक जो भी संविधान कहता है उन नियम कानूनों के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफोग्राफिक या डेटा पॉइंट, जो नेपाल में भी क्रैश हुआ है, उसको लेकर के आप देखिए, हम इसको देखते हैं साथ में। इसमें वो कुछ डेटा दे रहे हैं कि द डेटा फॉर चार्ट 1 2 3 वर सोर्स्ड फ्रॉम द एविएशन सेफ्टी नेटवर्क। द डेटा फॉर डिपार्चर बाय रजिस्टर्ड कैरियर्स यूजिंग चार्ट 3 वर सोर्स्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये कह रहे हैं कि इसमें दिखा रहे हैं कितने क्रैशेस अभी तक नेपाल में हो चुके हैं, और ये जो क्रैशेस बढ़ रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस चार्ट में वो दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं और अब देखते हैं इसको जरा। Chart 3. The chart depicts the number of fatalities in air crashes against departure by air carriers registered in a country between 1990 और 2023 के बीच में जो एयर क्रैशेस हुए उनके नंबर्स हैं, जो फेटलिटीज हुई उसके नंबर्स हैं। फेटलिटीज इन प्लेन क्रैश अब देखिए 8,192 जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली लॉग स्केल में। आप देखिए यहाँ पर US है, उसके बाद नाइजीरिया, नेपाल यहाँ पे, उसके बाद चाइना भी है साथ ही में, चाइना, पाकिस्तान, अंगोला, श्रीलंका, आयरलैंड एंड कुवैत। आई एम सो हैप्पी कि इसमें इंडिया नहीं है इस लिस्ट में। फिर आप देखिए कि एयर क्रैश एंड फैटलिटीज में येती एयरलाइंस जो है 6 दिया गया है, जिसमें 99 रिलेटेड फैटलिटीज हैं। एयर क्रैश दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फैटलिटीज दिखा रहे हैं। तो येटी एयरलाइंस का अभी जो क्रैश है वो येटी एयरलाइंस का ही हुआ है, और 6 क्रैशेस हुए हैं। फिर टारा एयर, अग्नि एयर, देखिए सबसे सारा येटी एयरलाइंस का ही है, और नंबर्स भी वहीं ज्यादा है। The chart shows Nepal's score and the global average score in ICAO's audit. ICAO संस्था को आप जरा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैंने आज नहीं किया है, करना चाहिए कि संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या करती है ये। और आप देखिए कि इसका चार्ट शोज नेपाल स्कोर एंड द ग्लोबल एवरेज स्कोर, उनके ऑडिट का ये डेटा है, जिसमें दिखा रहे हैं कि नेपाल का स्टैंड क्या है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों चार्ट 3 एंड चार्ट 4 इंफॉर्मेटिव है, आप इन्हें कोट कर सकते हैं। अगर लिखने के पर्पज से आता है GS3 में, आप इसको कोट कर सकते हैं। ओके, और ICAO के आप रेफर भी कर सकते हैं, आप उसको मतलब कहने का मतलब है कि इस संस्था के बारे में थोड़ा और सर्च आप करिए, ये इस पे क्वेश्चन प्री में बन सकता है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा प्लेजरिज्म और चैट जीपीटी के बारे में। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपी करना, किसी का जो ऑलरेडी लिखा लिखाया इंफॉर्मेशन हो उसे कॉपी करना। और चैट जीपीटी के कुछ एथिक्स प्रॉब्लम को यहाँ मेंशन किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा ऐड करना जरूरी है कि ये चैट जीपीटी की जो बात आजकल चल रही है वो एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जो एआई का यूज करता है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस तकनीक को यूज करके इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। सो इन नवंबर 2022 आपको बता दूं कि चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन एआई के रिसोर्स से बनाया गया है। एआई का मतलब ये कंपनी है जिसने इसको क्रिएट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसको इंस्ट्रक्शन दे तो ये आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से काम कर सकता है। आप जो उसे कोड देंगे, जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वैसा वो काम कर सकता है। राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, आर्टिकल राइटिंग, फिशिंग मेल, मेल नोट, सब कुछ लिख सकता है। तो उसी के लिए कुछ ये आर्टिकल मेंशन किया गया कि while cyber security experts are concerned about the chatbot correcting and enhancing nefarious code and even writing phishing emails, तो उसका कंसर्न ये है कि फिशिंग ईमेल्स ना लिखना चैट बॉट में, जो चैट जीपीटी का एक लिमिटेशन है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्राई किया तो ये इसने फिशिंग ईमेल्स को भी लिख दिया। तो ये इसको अपने रूल्स को तोड़ता है। और टीचर्स एंड एकेडमिशियंस आर वरीड अबाउट द बॉट्स इम्पैक्ट ऑन रिटन असाइनमेंट। और जो रिटन असाइनमेंट उसने चैट जीपीटी ने क्रिएट किए हैं वो इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया। हाउएवर ये काफी डिजास्ट्रस भी है। सो कहना चाह रहे हैं कि ओपन एआई ओपन टू in November 2022, OpenAI opened to user its most recent and powerful AI chatbot ChatGPT to test its capabilities. It amazed netizens all over the world with its range of answering questions across discipline. ये मतलब इतना efficient है कि हर तरह के सवालों का जवाब दे सकता है। The search interface could also generate fix for broken code. The bot continues to attract diverse people to run experimental questions. तो 2022 नवंबर में इसको खोला गया, उसके बाद से होड़ मची हुई है इस एप्लीकेशन को लेके। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें कुछ आपत्तिजनक काम करने की कोशिश करी कि मलिशियस कंटेंट क्रिएट कराया, फिशिंग ईमेल्स लिखवाई, तो भी इसने लिख दिया, जो कि इसका एक लिमिटेशन है जिसको नहीं करना चाहिए था। So, उन्होंने research outlet Ask Technisha shared some exchanges between several forum users and ChatGPT. These users claim that the chatbot helped them write malicious code even though they claim to be amateurs. एमेचोर्स के लिए भी इसने मलिशियस कोड को इसको हेल्प किया, राइट किया लिखने के लिए। और चैट जीपीटी इज प्रोग्राम टू ब्लॉक ऑब्वियस रिक्वेस्ट ऑफ राइटिंग फिशिंग ईमेल और कोड फॉर हैकर्स। ये इसका लिमिटेशन है इस प्रोग्राम का जिसको उसने तोड़ा। While it can close the gates for amateur coders looking to build malware, और जो amateur हैं, जो adult नहीं है, उनके लिए कोड लिखे मालवेयर बना सकता है, बनाए इसने, और कुछ malicious कोड्स भी लिखे जिसका लिमिटेशन इसे नहीं करना चाहिए था इसको ठीक तरीके से। और वो बहुत आसानी से कर लिया, इन्होंने बड़े आराम से उससे काम करवा लिया इस एप्लीकेशन से, इस ऐप से, सॉफ्टवेयर से, जो नहीं होना चाहिए था। इस पे क्वेश्चन उठाया गया है। साथ ही साथ कुछ चीजें ये ट्रेसपास करता है, कुछ चीजें ये ओवरराइड करता है, जहाँ पे प्लेजरिज्म की भी चीजें देखी गई हैं जो नहीं होनी चाहिए। और लेकिन कुछ इस तरीके से करता है कि जिसपे क्वेश्चन क्रिएट करा जा सकता है। इवन देन कुछ कोड ऐसे भी हैं जो बगी कोड है, जिसमें एरर क्रिएट होती है, वो भी कोड ये क्रिएट कर पा रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर की दुनिया में ऐसे कोड्स भी हैं जो एरर देते हैं हर किसी के लिए, पर जब इसको बोला गया तो ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, उसमें बग भी आ रहे हैं जो उसको नहीं देना चाहिए। अगर इतना ही एफिशिएंट ये एप्लीकेशन है तो बिल्कुल एक्सपर्ट या परफेक्ट कोड देना चाहिए उसे, जो नहीं दे पा रहा है। तो रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि पहले भी कहा गया है कि ये इतना एफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे लोग डर रहे हैं कि वो हमें रिप्लेस कर देगा, कि प्रोफेशनल्स को रिप्लेस कर देगा। तो ये जो चीजें बन करके आ रही हैं ये इस बात को सामने लाती हैं कि ये एप्लीकेशन उतना भी एफिशिएंट नहीं है, पर काफी हद तक है। और कुछ कंटेंट में प्लेजरिज्म अलर्ट भी है कि किसी का कराया ऐसे भी उसने कॉपी करके दिया। नेटवर्क सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको बैन कर दिया है फिलहाल तो चैट जीपीटी को, कि क्योंकि ये प्लेजरिज्म का इसी का इवेंट यहाँ पे हुआ है। तो इस केस में किसी का डेटा आप अगर वो कॉपी करके दे रहा है तो वहां पे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। उस केस में इसको वहां के न्यूयॉर्क के एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको बैन कर दिया है पब्लिक स्कूल्स में।
और बाद में और ये आर्टिकल कहता है कि अगर डेटा को कंपेयर करें जो अवेलेबल है उस हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि चैट इस एप्लीकेशन को यूज करके आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते, अपनी एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से ही अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं चैट जीपीटी को लेके जो इस आर्टिकल में मेंशन हुए हैं। तो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है हमारे लिए जीएस3 के लिए, वो इसमें ये आर्टिकल आप यूज कर सकते हैं और इस पे पूरे सवाल बनने की संभावना मुझे लग रही है। इस साल बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल एडिटोरियल के। आई होप ये आपको हेल्प करें आपकी प्रिपरेशन में। आपके जो अगर कोई सुझाव है या फिर कोई चीजें आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है मेरे चैनल के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट बैक करिए और अपने फ्रेंड्स को और दूसरे एस्पिरेंट्स को उसको फॉरवर्ड करिए, सो दैट कि मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ मेहनत, उसका फायदा और लोग भी ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।